की राजनीति के अद्भुत व्यक्ति जो जिस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने जा रहे थे उसी के बागी हो गए। कमलनाथ जी जिस समय सरकार चला रहे थे तो शायद जो मोदी ने शेर बोला था संसद में कि तुम्हें इसका यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन ही नहीं है। भूपेश बघेल जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार तो उनकी वापसी कोई नहीं रोक सकता। देखिए नाम है उनका भूपेश और सिंह देव के साथ समस्या को समाधान करने में समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का, जो कि देश के सबसे जाने माने, सबसे चर्चित और सबसे सम्मानित प्रवक्ताओं में से एक हैं। सुधांशु त्रिवेदी टेलीविजन के अलावा सोशल मीडिया पर भी दिन रात छाए रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुधांशु त्रिवेदी। इस शो का नाम है चाय वाला इंटरव्यू, जहां हम आपको चाय पिलाते हैं। पहले चाय पीजिए, फिर चाय पे भी आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है। वैसे आप चाय वाले, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने चाय वाला इंटरव्यू शुरू किया, यानी आप चाय वाले एंकर हो गए और आज तो देश का एंकर चाय वाला है। ये देश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव आया है। 75 वर्ष हमने स्वतंत्रता के पूरे किए और आप सोचिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बहुत संपन्न और समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे। और ये लोकतंत्र की परिपक्वता कि अब एक चाय वाला जिसने बचपन में चाय का कप लेकर प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए गुजारा, वो देश का प्रधानमंत्री बना। तो मैं कह सकता हूं कि चाय भारत की राजनीति में आए हुए लोकतंत्र के विस्तार, लोकतंत्र का सर्वस्पर्शी विस्तार और लोकतंत्र की परिपक्वता। क्या बताइए, हमें भी चाय वाला इंटरव्यू करना पड़ रहा है, इतना चाय वाला और चाय फेमस हो गई है। तो आप वैसे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं? हम तो चाय ज्यादा पीते। चाय वाले हैं। कैसी चाय पसंद करते हैं सुधांशु जी? अब वैसे तो हम दूध वाली या ज्यादा पानी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, कैसी पीते हैं? सामान्यतः तो दूध वाली चाय पीते। वैसे तो मैं पहले चाय पीता ही नहीं था, अब चाय पीने लगा हूं जब से थोड़ा राजनीति में आए। और इसमें भी एक मजेदार कारण था। मैंने बरसों तक चाय नहीं पी है। मैंने पॉलिटिक्स में आने के बाद चाय पीना शुरू किया। स्टूडेंट लाइफ में चाय छोड़ दी थी, फिर चाय नहीं पी, फिर पॉलिटिक्स में आके चाय पीनी शुरू की। क्यों ऐसा क्यों? ये क्या रिश्ता है चाय से आपका? ऐसा हुआ कि जब मैं 12th में पढ़ता था, 11वीं 12वीं में, तो स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ी, विविध प्रसंग, जिसमें लिखा हुआ था जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसमें लिखा था कि मानसिक और भौतिक सभी विषयों से अपने मन को पृथक कर लेना ही जीवन का उद्देश्य। तो मेरे मन में बात आई कि किसी भी चीज के ऊपर आपको आश्रित नहीं होना चाहिए, जिसे आम भाषा में कहते हैं आदी हो जाना, कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो मेरे मन में विचार आया कि कौन सी ऐसी चीज है, तो फिर आया चाय। वो चीज है, आप कहीं भी जाते हैं चाय मिलती है। ट्रेन में हम लोग जाते थे, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो चाय मिल रही है, सब जगह चाय मिल रही है। तो आपको पता ही नहीं लगता कि अब कब आपका मन चाय पर आश्रित हो गया। इस विचार से प्रेरित होकर मैंने चाय पीनी छोड़ दी और करीब 10-12 साल तक चाय नहीं पी। फिर जब राजनीति में आ गए तब पीनी पड़ती है। समस्या ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, अब आपने कहा चाय नहीं पियेंगे, तो दूसरे ने कहा जी कॉफी जी ये भी नहीं पियेंगे। तो फिर अब आप उसके लिए धर्म संकट उत्पन्न कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या व्यवस्था करे। तो फिर उसके बाद पीनी शुरू। बहुत अच्छा किया, कम से कम चाय पीनी आपने शुरू की। हाँ, आसान हो जाता है ना, मेहमानों को क्या पिलाया जाए, अरे चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। सुधांशु जी, टीवी डिबेट में जब आप बैठते हैं, आपका कितना टीवी डिबेट का एक्सपीरियंस हो गया? 8-10 साल का? बहुत हो गया, 10-12 साल हो गया। संसद में भी 4 साल होने जा रहे हैं। तो अपने दोनों 10-12 साल प्रवक्ता के तौर पर और 4 साल सांसद के तौर पर आपको चुनने को कहा जाए, आप चुन पाएंगे? देखिए, दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। प्रवक्ता के रूप में आपको पार्टी का विषय रखना है और पार्टी का पक्ष इस रूप में रखने का प्रयास करना है कि जनता को पार्टी का विचार अच्छे ढंग से समझ में आए। तो एक मामले में तो थोड़ा सहज भी है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, देखिए क्या होता है कि जब आप कभी इनडिफेंसिबल को डिफेंस करते हैं तो समस्या होती है, पर अगर ऑन द राइट साइड ऑफ डिफेंस आप हैं तो समस्या कम होती है। तो मैं मानता हूं कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो थोड़ा इस मामले में बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि फ्रॉम ओरिजिनल आइडियोलॉजिकल इश्यूज टिल दी टुडेज इश्यूज, यानी पुराने 60-70 साल पुराने विषयों से लेकर आज तक हम लोग राइट साइड ऑफ डिफेंस पे हैं। संसद में जाते हैं तो एक अलग प्रकार का
वहां पे स्थिति है। भाई वहां पे आप जो बोल रहे हैं वो लिखा रहेगा और वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन रहा है। वहां की अपनी एक मर्यादा है। यद्यपि थोड़ा सा दुखद रहा कि पिछले कुछ सत्रों में मर्यादा का बहुत ज्यादा क्षरण हुआ आचरण के द्वारा, परंतु संसद में कम से कम एक बात रहती है कि आपको जितनी देर बोलना है उतनी देर आपको बोलना है। टोका टोकी अब इधर होने लगी, वरना सामान्यता नहीं होती। जैसे अभी 75 वर्ष के ऊपर डिस्कशन हुआ, महिला आरक्षण के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो टोका टोकी नहीं हुई। तो संसद में एक अलग प्रकार के अलग स्तर की बहस होती है। इसमें जैसे 20 टोका टोकी ज्यादा होती है। नहीं, वो ये 2020 टाइप है कि तुरंत उसे 1-1.5 मिनट से ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर कोई टोकने भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आज वो बहुत कमजोर स्थिति में है, तो फिर डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। आपने कहा आमतौर पर आप राइट साइड ऑफ डिफेंस रहते हैं, इसलिए आसान होता है अपने मुद्दों का बचाव करना। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार बड़े मुश्किल स्थिति में भी प्रवक्ता फंस जाते हैं, आप भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए 9 साल हो गए सरकार आए हुए, डेली डिबेट होती है टीवी पे। अब ये तो कोई नहीं मानेगा कि हर दिन हर डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता फ्रंट फुट पर खेलते हैं। कई बार मुश्किल मुद्दों पर भी बचाव करना पड़ता है, तब क्या करते हैं? जिसे आप मुश्किल मुद्दा कहते हैं वो वास्तविकता में एक भ्रम उत्पन्न किया हुआ होता है। वास्तविकता में अब उदाहरण के लिए आप कोई भी मुद्दा बताइए, अगर हम उसमें बात करेंगे तो आप जरा सा डेप्थ में जाएंगे। और आज के जमाने में तो स्थिति यह है कि नेट के ऊपर इतनी इन अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी प्रचुर मात्रा में जानकारियां उपलब्ध हैं। यदि किसी को वास्तविकता में उस चीज के अंदर रुचि है, तो अगर देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे गलत भी अवेलेबल है, बहुत सारा मैनिपुलेटेड भी अवेलेबल है। पर अगर कोई चाहे तो आज भी मैं मानता हूं कि केवल 1-1.5 घंटा लगा दे और डीप सर्च करे तो लगभग 90% ट्रुथ के आसपास तक वो पहुंच जाएगा, ये देख के कि देखिए ये चीज यहां से काउंटर हो रही, ये चीज यहां से काउंटर हो रही, ये वेरीफाई नहीं हो रही। इसलिए मैं कहता हूं जो भी प्रचार दुष्प्रचार होता है उसमें मुझे लगता है दुष्प्रचार ज्यादा है। मतलब जिसे कहते हैं कि नॉइज ज्यादा होती, सिग्नल कम होता है। आपको पता है कि या यूं कहें कि एक जमाने में कौन सा बॉलर था जो हाथ बहुत घुमाता था और गेंद नॉर्मल से फेंकता था मुझे नाम भूल रहा हूं उसका, शायद साउथ अफ्रीका का था। तो उसी ढंग से है कि हाथ बहुत तेज घूमता, लगता पता नहीं कौन सी भयानक। हाँ, पॉल एडम्स, फ्रॉग कहते थे, मेंढक की तरह ऐसे। तो लगता है पता नहीं कौन सी गेंद आएगी। जब आती है तो लगता है तो वही पुरानी टाइप की गेंद है, इसमें कुछ है नहीं, और पुराने वाक्य, वही शब्द और उसी का रिपीटेशन। आपको पता है, और आई एम श्योर आपको फेस पर भी बहुत सारे विरोधियों ने भी बोला होगा कि आपके पार्टी के लोग, पार्टी के समर्थक, उसके अलावा विरोधी और विरोधी प्रवक्ता, विरोधी नेता भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं, आप ऐसे ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं और फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा बोलते हैं। कभी ज्यादा लड़ते भिड़ते नहीं है, मर्यादा कभी लांघते नहीं है। तो कभी किसी ने सामने से आपको विरोधी ने कहा है? नहीं, देखिए मेरा यह विचार रहता है कि मैं भी किसी भी व्यक्ति का जब मैं बोलूं तो मेरा यह प्रयास रहता है कि हम उसके दिमाग को हिट करें, दिल को हिट ना करें। यानी चोट उसके दिमाग पर पहुंचे और वो सोचने पे बाध्य हो कि क्या ये बात सही थी, दिल पे जहां तक वो चोट ना पहुंचे। तो मेरा भी मानना है कि जो हमारे प्रतिपक्षी दल के नेता हैं उनसे राजनीतिक विरोध है, धुर विरोध है, कट्टर विरोध है, मगर कोई निजी रंजिश या निजी दुश्मनी नहीं है कि हम उनका निजी अपमान करने का प्रयास करें या इस प्रकार की। मगर यद्यपि आज की डेट में थोड़ा दुखद हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही बारे में इतनी ज्यादा निजी टिप्पणी, इतनी ओछी और छोटी टिप्पणियां होने लगी हैं। ये अपने आप में राजनीति में बहुत दुखद है। वो तो। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर भी कोई कहे कि दोनों तरफ से होती हैं, तो इक्वलेंसी इक्वल के बीच में होती है। अब मैं मोदी जी के बारे में अभी बताइए, जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला था, वो शब्द बोलना बहुत अजीब सा लगता है। मैं कोट एंड कोट में कहता हूं, रणुआ शब्द बोला, ये शब्द उचित है? ये बताइए 2014 में बोटी बोटी काट देंगे तो मौत की कामना, मर जा मोदी, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, इस ढंग के शब्द। अभी फिर वो जर्सी गाय और तमाम और नहीं, सारे ये आ बताइए जाएंगे ना, मैं एक और बात कर रहा हूं, वो जितनी बातें बोलते हैं उनमें किसी का नाम लेके बोला गया क्या? तो कोई प्रतीक बोला गया, आपने मान लिया आपके लिए। इसमें तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कहीं कोई स्कोप नहीं है। पप्पू का बताइए, राहुल गांधी को लेकर आपके नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने कितना वो कैंपेन चलाया? क्या बात आप कर रहे हैं? जिस समय उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी जी ने सदन में बोला था कि आप राहुल गांधी जी को पप्पू समझते थे, उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत विरोध दर्ज किया था
कि आप किसी भी माननीय सांसद के लिए इस प्रकार का शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। हम इसका विरोध करते हैं। संसद के सोशल बाहर मीडिया तो- पे ना, सोशल संसद मीडिया के पे बाहर कोई तो आपके किसी के नेता खुद कैंपेन नहीं, चलाते तो हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूं ना, दोनों बातों का अंतर है। ये सब स्टेटमेंट्स कांग्रेस के आधिकारिक लोगों ने बोले, जैसे मैंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मतलब कांग्रेस पार्टी का बयान हो गया। तो वो तो इसलिए आया क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने ऐसी बात कह दी थी कि वो घिर गए थे, और चांस की बात है कि वो कांग्रेस के नेता का ही बयान आ गया। अब देखिए ये एक पक्ष ने उठा लिया। अच्छा चलिए, आप चांस की बात कहते हैं, अगर हम ये बात कहें तो मोदी जी के लिए इतने बयान, अब आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो मतलब 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द से लेकर आज तक क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है भारत की राजनीति में आज तक जितने भी नेता होंगे, किसी के लिए भी लोगों ने, विपक्षी दलों ने इतनी ज्यादा ईर्ष्या कुंठा भरे वक्तव्य नहीं दिए होंगे। और यह भी मैं कहूंगा, किसी भी नेता ने विपक्ष के इतने विरोध के बावजूद इतना राइज नहीं किया होगा जो मोदी जी ने। क्या मतलब, आप मोदी जी को के प्रति नफरत देते चले गए और जनता मोहब्बत देती चली गई। डिबेट से पहले सुधांशु जी आज भी तैयारी करते हैं, या फिर अब तैयारी इतनी अपने आप हो जाती है, इतना पढ़ लिख लिए कि अब रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है? बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का तो अवसर नहीं मिलता है, मगर फिर भी चलते फिरते चीजों को देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा उस पर भी नजर डालते रहते हैं, समाचार ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। ट्रोलिंग तो आपकी मेरे ख्याल से कम ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं मैंने होती है। ऐसा कम ही देखा है। नॉर्मली बहुत ज्यादा तो मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया को गौर से, पर अभी तक मैंने ऐसा देखा है कि, और अगर मैंने देखा तो मुझे ये भी लगा कि अब किसी को मतलब वो आलोचना के लिए आलोचना कर रहा है। मतलब मैं एक दूसरी बात कहूंगा, मैं दो प्रकार की आलोचना मानता हूं ट्रोलिंग। एक तो होता है कि ऐसा लगता है कि आपको क्रिटिसाइज करने, या आम भाषा में कहूं कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो गाली देने के लिए बैठे हैं कि इधर बोला और उधर उनको बोलना है, तो उसको आप किनारे रख दें। तो जो एक सब्सटेंटिव आलोचना होती है उसको मैं ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। अगर किसी ने लिखा क्या इस पे पॉइंट क्या तर्क है या नहीं है, कोई तर्क है कि नहीं, अबे तू ऐसा बोल रहा है, ये कर रहा है, ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। ये तो मतलब ये है कि आप या तो अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, या पूर्वाग्रह है, या ये भी हो सकता है आप पेट बैठे हो। आपको बैठाला इसीलिए गया है कि इधर से ट्वीट आए और इधर आप उसके ऊपर कुछ अच्छा, आप टेक सेवी हैं, आप मोबाइल और लैपटॉप वो सब यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं? हाँ, लिखते क्यों हैं? नहीं? लिखते हैं आज भी? क्योंकि हम तो नहीं करते, जैसे हमने अब पेन वेन सब छोड़ दिया है, सब होता है मोबाइल पे होता है या लैपटॉप पे। वो तो है, मगर मुझे लगता है कि पेन से लिखने का एक अलग मजा है, अलग प्रभाव रहता है। क्योंकि आप यूं समझिए कि एक जमाने में तो पेन को पूजा की जाती है सरस्वती पूजा के दिन, और मोबाइल तो आप मतलब एक अलग प्रकार की चीज है। तो मैं कहा तो फिर भी मतलब एक लिखने में यदि बहुत कम समय मिलता है, फिर भी अभी भी लिखने की थोड़ी बहुत आदत है। आपने जितना राइज किया है, आपने अभी मोदी जी के राइज की बात की ना, मैं आपके राइज की बात कर रहा हूं। मैं खुद ये सोचता हूं, और बहुत सारे विश्लेषक भी, कि जाहिर है आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतने आप फैक्ट्स बताते हैं, अपनी डिबेट में तर्कों पर बात करते हैं, राज्यसभा भी पहुंच गए आप, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ताओं में आप हैं। कभी कभी पीछे देखते हैं अपने सफर की तरफ और सोचते हैं कि कैसे हुआ, सेटिस्फाइड हैं, या अभी और बहुत काम करना बाकी है, बहुत आगे जाना है? मेरा यह मानना है कि जीवन में जब आप पीछे देखें अथवा आगे देखें, तो बस ये सिद्धांत ध्यान रखें जो रामचरितमानस में कहा गया है कि तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, यानी जैसा होना होता वैसी सहायक परिस्थितियां मिलती हैं। तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। अर्थात इट्स नॉट यू हु गोज देयर, इट इज द सिचुएशन, डेस्टिनी विच टेक्स यू देयर। नहीं, लेकिन मेहनत तो बहुत की है आपने भी। देखिए, मेहनत में तो सिर्फ यह प्रयास करना चाहिए कि आपको जो काम मिला है वो आप मेहनत से करिए। ईमानदारी की बात बताएं, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में सिद्धांत है निष्काम कर्म का, फल क्यों दिया गया है? कहते हैं साहब ये तो कहने का क्या मतलब है, उसका कारण इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप अपने को देखें तो आपका कितनी चीजों पे नियंत्रण है। आप अपने व्यक्ति के रूप में देखें, आप अपने शरीर के अंदर माइक्रो लेवल पे मूव करें तो आपके शरीर के वेरियस सिस्टम्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई आपकी इच्छा से नियंत्रित है। उसके अंदर के ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी आपकी इच्छा से नियंत्रित हैं। उसके अंदर के टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, उसमें बनते बिगड़ते मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर एटम्स, और एटम्स के अंदर
न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा आपकी इच्छा से नियंत्रित है? और अब आप ऊपर चलिए, मैक्रो लेवल पे आप हैं, अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, मिल्की वे, बिग बैंग, इसमें से क्या आपके नियंत्रण में है? इसका मतलब बहुत साफ है कि एक बहुत वास्ट मैकेनिज्म है जिसका रिजल्ट एन नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करता है, और वो एन नंबर ऑफ फैक्टर में यू आर जस्ट वन फैक्टर। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपना काम करिए, और वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स वाली जो व्यवस्था होगी वो अपना काम करेगी। आप ये सोचें कि मैं चेंज कर दूंगा, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि आप माइक्रो इन्फिनिटी से मैक्रो इन्फिनिटी तक देखिए तो आपका नियंत्रण तो 0.0001% चीज पर भी नहीं है। अच्छा, अब आपके इस जवाब से ये साबित हो गया, जिसमें मेरा अगला सवाल भी छुपा हुआ था, कि आपने पढ़ाई साइंस की है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, सब समझते हैं अरे ये तो राजनीति पढ़े होंगे, राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की होगी, इसीलिए हमेशा राजनीति पर इतना बढ़िया बोलते हैं। आपने साइंस क्यों चुना था, और कभी सोचा था कि आप राजनीति में आएंगे? देखिए, साइंस मेरा बड़ा प्रिय विषय था बचपन से, और उसमें भी थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसमें मेरी बड़ी रुचि थी। और इवन बचपन में भी जैसे अक्सर लाइट चली जाती थी गर्मी के दिनों में, तो हमारे घर में मोहल्ले में पास में एक हमारा फ्रेंड था, उसके बाबा वो काफ़ी बड़े वकील भी रहे थे, रिटायर हो गए थे, तो छत पे जाके बैठ जाते थे। अब गर्मी के दिन है, उस जमाने में लोग छत पे जाके बैठते थे जब लाइट चली जाए, तो उस जमाने में ना इन्वर्टर होता था ना जनरेटर होता था। तो जैसे वो बताते थे तो मेरे मन में आता था कि आसमान में इतने सितारे हैं, ये है वो है, तो फिर वो इसके परे क्या है, तो उसके परे क्या है, उसके बियॉन्ड। तो कभी कभी मैं थोड़ा वो हो जाता था, कंफ्यूज था कि अच्छा फिर ये यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है। तो इस ढंग की बातें दिमाग में बचपन से आती रहती थी, तो साइंस में थोड़ी रुचि अधिक थी। जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की राजनीति में हमारी काफ़ी रुचि थी, साइंस पढ़ते हुए भी पूरी। मगर ये है कि फिर हम जब संघ में एक्टिव हुए, संघ के स्वयंसेवक बने, वो कब की बात है? 11वीं 12वीं में। फिर दायित्व जब इंजीनियरिंग में आए फर्स्ट ईयर में, तब जो खंड स्तर के दायित्व होते हैं वो अपने विश्वविद्यालय में बौद्धिक प्रमुख बने, खंड कार्यवाह है, इस ढंग के छोटे छात्र नेता आप थे? उस समय तक भी पॉलिटिक्स करने का विचार नहीं था, वैचारिक मुद्दों के ऊपर विचार करने का विषय अधिक होता, डिबेटिंग। हाँ, कि मतलब देश के अंदर किस प्रकार की चीज, क्या चेंज, कैसा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है और थॉट प्रोसेस अपनी जगह है। तो जब आप ये छात्र राजनीति कर रहे थे या डिबेटिंग कर रहे थे, तब कौन से साल की बात है, तब किसकी सरकार थी देश में? हमने जब इंटर किया बीटेक में, तब राजीव गांधी जी की सरकार थी। ओके। जब पास आउट हुए तब तक नरसिम्हा राव जी की सरकार आ चुकी थी। तो कभी सोचा था कि अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बना लेगी? ना, मैं ईमानदारी से बात कहता हूं, हमें नहीं लगता था कि हम लोगों के जीवन काल में कभी यह स्थिति आएगी कि अपने दम पे केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। और मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और ये मोदी जी जैसे विराट व्यक्तित्व वाले नेता के कारण सफल हुआ। मतलब हमसे पहली वाली पीढ़ी छोड़ दी, हमारी पीढ़ी में हमें नहीं लगता था कि हमारे जीवन में स्पष्ट बहुमत केंद्र में हमें कभी मिलेगा, और वो 2 बार मिल गया। तो मैं मानता हूं कि ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आपके परिवार में कभी पिताजी माताजी ये नहीं कहते थे कि उस टाइम तो यही रहता था ना, डॉक्टर बनो, हाँ, वैज्ञानिक, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, कैसा था? और पढ़ाकू थे आप छात्र? हाँ, पढ़ने में तो रुचि अधिक, खूब मेहनत करते थे। तो क्या था कि हमारे माता पिताजी दोनों ही शिक्षक थे। फादर हिस्ट्री के लेक्चरर थे, मदर हिंदी की थी, वो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए गर्ल्स कॉलेज से। तो बचपन से पढ़ाई लिखाई वाला माहौल तो था ही था। तो यही था, अब जैसे मैंने कहा मेरी रुचि तो साइंस में थी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मगर उस जमाने में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो भाई इंजीनियरिंग में चले जाओ, क्योंकि एक अच्छी A क्लास की नौकरी तो पक्की मान ली जाती थी। उस जमाने तक काफ़ी वैल्यू थी, लेट 80s तक अगर आप इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाएं, तब आज से 30-32 साल पहले वो थोड़ी बड़ी चीज़ मानी जाती। उत्तर भारत में प्राइवेट कॉलेजेस होते ही नहीं थे तब। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल गवर्नमेंट के 4 कॉलेज थे। कुल मिला के हमारे ज़माने में 1400 सीट होती थी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 750 सीट होती थी, और बच्चे कितने बैठते थे? 90,000 के आसपास। तो यू कैन इमेजिन कि कितना टफ कंपटीशन होता था। तो भाई सेलेक्ट हो गए तो कौन छोड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद क्या किया? फिर आईएएस बनने का विचार रहता था, मगर जब हम पास आउट हुए तो हमारी उस साल 21 साल एज ही नहीं पूरी थी। ओके। तो फिर सोचा कि ऐसी कोई जॉब किया जाए जिसमें कि थोड़ा समय मिले तैयारी करने का। और फिर ये भी था कि अगर आप
सिविल सर्विसेज में नहीं गए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर सोचा कि ये प्रोफेसरी ठीक है, तो ऐसी वाली जॉब इसीलिए लिया कि पढ़ाई भी करिए और इधर फिर परिस्थितियां ऐसी घूमती चली गई कि फिर आपने पढ़ाया? हाँ, कई यूनिवर्सिटीज में 3 जगह। क्या पढ़ाते थे आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो जो विषय है वही पढ़ाएंगे। जो विषय है वही पढ़ाएंगे। ओके। फिर वो पढ़ाई वाला वो कैसे छूटा और उसके बाद राजनीति में एंट्री कैसे हुई आपकी? अब मुझे लगता है कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती, मैं जब गया तो फर्स्ट ईयर में ही हमारे जो वाइस चांसलर थे, यानी पहली नौकरी जब मेरी थी उसी में, उनको ये लगा कि एक किसी व्यक्ति को अपने साथ टेक्निकल एडवाइजर या टेक्निकल सेक्रेटरी के रूप में किसी फैकल्टी के व्यक्ति को अटैच कर लेना चाहिए। और उनका कहना था फैकल्टी इसलिए कि उनका मानना था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो नॉन एकेडमिक इन्वायरमेंट और एकेडमिक इन्वायरमेंट में अंतर होता है, तो जो एकेडमिक व्यक्ति होगा बेहतर समझेगा। और उनका कहना था सीनियर इसलिए नहीं क्योंकि वो सबऑर्डिनेशन नहीं मानेगा, भाई जो प्रोफेसर होगा वो अपने को तो वाइस चांसलर के इक्विवेलेंट मानेगा। तो उस ढंग से उन्होंने कहा इसलिए यंग, तो मैं वहां से इन्वॉल्व हुआ। फिर तो चीजें इधर उधर होती, मैंने कहा ना तुलसी जस होता पिता जैसे मिले सहाय। तो पहला आपका राजनीति में जब आना हुआ तो पहला आपका असाइनमेंट क्या था एक्टिव पॉलिटिक्स में? वो बड़ा मतलब अलग प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर आप ऐसे देखें तो 1997 में जब राजनाथ सिंह जी यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो उनके साथ उन्होंने अपने एक प्रकार से टीम में आपको रखा, हमको अपने साथ विचार विमर्श, सलाह मशविरा, थोड़ा मीडिया, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में रखा। और अगर आप ये कहें तो 98 का जो लोकसभा चुनाव था, तो उसमें मुझे उस टीम में भी रखा गया ऑफिशियली, जो यूपी में चुनाव की दृष्टि से काम कर रही थी। फिर 99 के लोकसभा चुनाव में भी रहे। बहुत जल्दी 2 चुनाव हो गए थे ना, 1.5 साल के अंतराल में, 98 और 99 में लोकसभा के 2 चुनाव हो गए। फिर जब वो सीएम बने सन 2000 में, तो अगर आप कह सकते हैं तो इंफॉर्मेशन एडवाइजर टू सीएम वाज फर्स्ट ऑफिशियल डेजिग्नेशन, ऑफिशियल असाइनमेंट, ऑफिशियल डेजिग्नेशन। तो राजनीति में लाने का आपको श्रेय आप राजनाथ सिंह जी को देंगे? जी बिल्कुल। ओके। तो आज भी चर्चा होती है उनसे? हाँ, बातचीत होती रहती है। आज भी इंस्पायर होते हैं आप उनसे? उनसे तो बहुत ज्यादा नजदीकी का संबंध है वैसे भी। ओके। और फिर मुझे शुरू में वहाँ भी जब मैं गया, चित्रकूट में रहा, तो नानाजी देशमुख के साथ बातचीत करने का मौका मिला। अब वो तो हम लोगों से बहुत बड़े, वो तो राजनाथ जी से भी एक पीढ़ी बड़े व्यक्ति, तो उन लोगों से भी बातचीत करके एक अलग सीखने को मिलता था। तो जिसे कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कम आयु में आपको एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए। जैसे अब राजनाथ जी के साथ रहने से मुझे एक्सपोजर किस टाइप का हुआ, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मेरी उम्र बमुश्किल 35 साल थी। 30 साल से कम की उम्र में हम मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बन गए। अब आप देखिए कि आप उस राज्य के जो टॉप लेवल के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ आप एक अलग पैराडाइम पे बातचीत कर रहे हैं एट द एज ऑफ 30। चलिए वहां तक तो फिर भी चलता है। अब 35 के बाद, अब उस समय 2006-7 में आपको याद हो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का विषय बहुत चल रहा था। ठीक है। और तमाम उस समय जो विदेश से भी लोग आते थे, तो मुख्य विपक्षी दल भाजपा थी, हमारा कई मुद्दों पे मतभेद था। तो वो लोग आके हम लोगों को भी कन्विंस करने के लिए उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी थे, उनसे मिलते थे, चाहे यूएस एम्बेसडर हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। भारत सरकार भी भेजती थी अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को विषय स्पष्ट करने के लिए। तो कभी वहाँ रक्षा राज्य मंत्री आ गए। अब उन बैठकों में रहकर जिस प्रकार की जानकारी और एक्सपोजर मिलता है, वो नॉर्मली 35, 36, 37 साल की उम्र में किसी को कहाँ ये मौका मिलता है। तो वो एक अलग प्रकार की जानकारियां और वो मुझे थोड़ा मिली। तो तब की बीजेपी में और आज की बीजेपी में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, बीजेपी का जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअल है, डिकेड बाय डिकेड। तब की बीजेपी में हम ये कह सकते हैं, हम एक बार सत्ता में आए थे और तब हमें आधी अधूरी सत्ता मिली थी, तो गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था और उसके बाद हम सत्ता से बाहर हुए थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा में एक स्टेज की और परिपक्वता आई और तैयारी के साथ आगे बढ़े, और फिर यहाँ 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिल गया। तो अगर आप यूं देखें इन अ वे कि 1950s हम एक अप्रासंगिक दल थे, 60 का दशक हम एक प्रासंगिक दल हुए, मतलब हमारे 35 सांसद जीत के आए 1967 में, कई राज्यों में हम एसवीडी गवर्नमेंट्स में शामिल हुए। 70s के डिकेड में हम एक महत्वपूर्ण दल हुए, केंद्र की सत्ता में हम भागीदार थे और पहली बार 3 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बने, हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 80 के दशक में शुरू में आप झटका कह सकते हैं, 2 सीटें मिली।
89 में हम 86 सीटें और 91 में 120 सीटें, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि अदर देन कांग्रेस किसी पार्टी ने 100 क्रॉस किया हो। तो हमने 100 क्रॉस करके बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई। इन द डिकेड ऑफ 2000 यानी 2001 आए तो वी वर लीडिंग द गवर्नमेंट अंडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, a coalition government. In the decade of 2010, we were leading the government under leadership of Shri Narendra Modi with a clear majority. And by the end of the decade of 2019, दोबारा clear majority. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा में क्रमिक विकास की प्रक्रिया हुई और जिसे समय समय पर नेताओं ने अपनी योग्यता और क्षमता से योगदान दिया। यदि शुरू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 50 के दशक में अपने बलिदान से, तो 60 के दशक में अपने विचार और संगठन से दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो उसके बाद अपनी लोकप्रियता और वक्तृत्व कला से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अपनी संगठनात्मक क्षमता से आडवाणी जी ने, और आज अपने विराट जन समर्थन और अपनी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा से नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये मैं मानता हूं कि भाजपा ने समय समय पे ऐसे नेताओं को उत्पन्न किया जो भारत की राजनीति के धरोहर है। और मैं कह सकता हूं आज की जैसे समकालीन राजनीति में या 75 साल के इतिहास में, चाहे बताइए मोदी से ज्यादा पॉपुलर कोई नेता हुआ क्या? इसी नोट पे मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। आप कुछ रैपिड फायर समझ लीजिए, पॉपुलर है आजकल बहुत, जिसमें आपको बहुत ज्यादा विस्तार से जवाब देने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे पता है मैं कुछ भी पूछूंगा आप उस पर 15 मिनट बोल सकते हैं, फिर भी अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपके हिसाब से देश का कौन रहा है? देखिए, वैसे तो 75 वर्ष एक बहुत बड़ा स्पैन होता है और समय की परिस्थितियां अलग अलग होती है, परंतु यदि आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा ना कोई पॉपुलर रहा। 2-3 रीज़न। 2007 के बाद से जितने भी सर्वे आए हैं देश भर में, कहीं कभी भी नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग मिनिमम 55-56% रही है और मैक्सिमम 70-75 तक रही है। यानी आधे से ज़्यादा जनता सदैव से मानती रही उनके प्रधानमंत्री बनने के 7 साल पहले तक। और मॉर्निंग कंसल्टेंट दुनिया के लीडर्स में यदि लगातार उन्हें सर्वोच्च स्थान दे रहा है तो इसमें तो कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं है कि वो देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ तो प्रधानमंत्री। मोदी जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बोलने की क्षमता है, कुछ लोग बोलते हैं कि 24 में से 26 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उनका करिश्मा है। कोई एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? मोदी जी एक बार विदेश के दौरे पे गए थे, आपको याद, उनसे प्रश्न पूछा गया था। 9.5 साल जैसे अब हो गए, उस समय तक 6 साल करीब हुए थे। साहब, आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं कि 24/7 काम करते हैं? अब आप देखिए, G20 था, उससे पहले आसियान समिट में गए, जकार्ता से लौट के आए शाम को 6-6:30 बजे, और रात में G20 की समीक्षा बैठक, और अगले दिन सुबेरे खड़े होकर सारे राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव कर रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया था कि मैं रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उससे मुझे वो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा लेकर फिर आप लोगों की सेवा में लग जाता हूं। तो ये उनकी सबसे अनुकरणीय बात कि लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहें, उससे विचलित हुए बगैर, मतलब किसी भी प्रकार के विचलित हुए बगैर आप कार्य करते रहिए, और लोग आपके लिए विश देते रहें, आप उसमें लोगों के लिए अमृत देते रहिए। जैसे एक पंक्ति में कह सकते हैं जो हम लोग पहले कहते थे कि वो वैसे भी बनारस से सांसद हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, तो बाबा विश्वनाथ का जो स्वरूप है वही प्रेरणा देता है जो मोदी जी के लिए उपयुक्त लगता है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि काम। सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं है, ना तो परिवार ही नहीं है। और शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। और जरूरत पड़ने पर प्रलयंकर हूं, महाकाल बन पापों का अवसान किया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो या आतंकवाद हो, तो मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया। तो ये क्वालिटी सबसे सिग्निफिकेंट क्या बात है। लेकिन कांग्रेस ने जब देश पर ज्यादातर समय राज किया है, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में भी कोई तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आता होगा? हाँ, मानी हुई बात है, ऐसा मैं नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से कहें तो सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना कोई ना कोई योगदान दिया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था,
जय जवान जय किसान का विषय हो, हरित क्रांति का विषय, इतने छोटे समय में, मतलब 1.5 वर्ष के कालखंड में, और उससे बड़ी बात, भारत की राजनीति में मूल्यों को स्थापित करने का काम। देखिए कांग्रेस के लिए भी कितना बड़ा कंट्रास्ट आया था। कहां नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में कहा जाता है कि कपड़े धुलने पेरिस जाते थे, और कहां लाल बहादुर शास्त्री जी वो प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके कुर्ते पे पैबंद लगा था तो उन्होंने ऊपर से ताशकंद में कोट पे पहन लिया था कि कोई बात नहीं, किसको दिखाई पड़ता है। हमारे देश में उस समय जैसी गरीबी थी कि उन्होंने कहा कि लोगों के पास कोट ही नहीं है, ढंग से कुर्ते नहीं रहते थे। तो ये एक अंतर था। उसके अलावा मैं कहूंगा कि यद्यपि उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप बहुत लगे, परंतु राजनीतिक कुशलता की दृष्टि से सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव, देखिए उनसे भरपूर हमारे राजनीतिक मतभेद रहे होंगे। ये भी भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगे, वो भी विषय अपनी जगह है। परंतु एक बात मैं कहूंगा कि एक बार मैं 2002 में मिला भी था उनसे, वॉशिंगटन में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एम एन एडमायरर ऑफ यू बिकॉज व्हेन यू टुक ओवर, मतलब हिंदी में बोले देता हूं कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव ने देश संभाला उस समय देश अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में था। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, सोना गिरवी रखा जा चुका था, लग रहा था देश बदहाल होने के कगार पे पहुंच जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था। इतनी बड़ी आर्थिक चुनौती, और उस समय आप याद करिए मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे, राम जन्मभूमि पे गोलियां चलवाई गई थी, उस कारण से एक धार्मिक उबाल चरम पे। पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया था, एलटीटी के आतंकवाद ने उसी समय राजीव गांधी जी की जान ली थी, और पहली बार देश एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट देख रहा था। मेरे ख्याल से इस विपरीत परिस्थितियों में जिस ढंग से नरसिम्हा राव ने निकाला, आज उनकी इस बारे में प्रशंसा की जानी चाहिए। देखिए इकोनॉमी का भी समाधान निकाला डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर, और अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से खोला और उस क्राइसिस में से जिस ढंग से भारत निकला, फिर जातिगत मामला और धार्मिक मामला, उसका भी उन्होंने जैसा समाधान निकालने का प्रयास किया। फिर आप देखिए आतंकवाद के उस दौर में पंजाब का आतंकवाद काफी हद तक हुआ। तो अगर हम ये कहें तो सभी प्रधानमंत्रियों का कोई ना कोई अच्छा योगदान है। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी और नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह को नहीं आप ज्यादा रेट करते? देखिए व्यक्तिगत ढंग से अगर देखा जाए तो सबसे पढ़े लिखे और आर्थिक विषयों के जानकार व्यक्ति, मतलब जिसे कहते हैं रिज्यूमे बायोडाटा सबसे स्ट्रांग डॉक्टर मनमोहन सिंह को है। परंतु एक समस्या ये थी कि भाई जब अब उन्होंने ही संसद में जो शेर बोला था उसी में उसका जवाब है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो अब वो जवाब तो बीजेपी का दे रहे थे, सुषमा जी का दे रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब उनको तो काम ही करने का स्वतंत्र कितना मौका मिला, तो कितना भी योग्य व्यक्ति हो जब उसे मौका ही नहीं मिला तो उसका मूल्यांकन, हाँ मैं ये कह सकता हूं फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया था। अब मैं 2-3 नाम और लूंगा, आपके जहन में जो सबसे पहले बात आती है वो नाम सुनकर वो आप बताइएगा। राहुल गांधी। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करते आप, क्योंकि राहुल गांधी दिन भर आपको घेरते हैं, आपको कोसते हैं, आप पर अटैक करते हैं। अच्छा हमको तो छोड़िए, कांग्रेस वालों से पूछिए जरा दिल से वो G23 क्या था? कितने तो खत्म हो गया। कुछ तो छोड़ के चले गए और कुछ हसरते लिए अंदर बैठे। मगर क्या करें कि प्रियंका गांधी अपने भाई को बचाने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किया राजनीति में आके वो सराहनीय है। तो वो एक पुराने गीत की पंक्ति, दूर कोई गाए धुनिया सुनाए, भाग मेरे भैया रे आया है तेरा दैया रे। कौन दैया? समझ ही रहे हैं भाई, इसकी वजह से तो उनको अमेठी से तो वायनाड चले जाना पड़ा, कितना दूर भाग के जाना पड़ा। अब 3 मुख्यमंत्रियों के जो उम्मीदवार दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, उन पर आपकी राय। सबसे पहले अशोक गहलोत। भारत की राजनीति के अद्भुत व्यक्ति, जो जिस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होने जा रहे थे उसी के बागी हो गए। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जो उन्होंने करके दिखाया कि मतलब मैं ही पार्टी के अंदर पावर सेंटर भी हूं और मैं ही अपोजिशन का भी सेंटर हूं। कमलनाथ जी जिस समय सरकार चला रहे थे तो शायद जो मोदी ने शेर बोला था संसद में कि तुम्हें इसका यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन ही नहीं है, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत दूर हो चुकी थी। ओके।
और भूपेश बघेल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार तो उनकी वापसी कोई नहीं रोक सकता। देखिए, नाम है उनका भूपेश, और सिंह देव के साथ समस्या को समाधान करने में समस्या है। भूपेश का मतलब भी देवता होता है कि इस धरती का जो ईश हो, और उधर एक सिंह और देव, उधर देव भी खड़े हैं, तो ये तो क्लैश ऑफ टाइटन्स में फंसे हुए हैं। दो देवों के बीच का द्वंद्व है जो छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है। और वैसे मैं ये कह सकता हूं कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, उसमें बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार के समय में नक्सल एक्टिविटीज पूरी तरीके से नियंत्रित हो गई थी। उन्होंने फिर उठाना शुरू कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या नहीं है, ये भारत के लिए एक समस्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसमें केंद्रीय स्थिति में है। फिल्में वगैरह देखते हैं सुधांशु जी? टाइम मिल पाता है? बहुत कम। टाइम नहीं मिलता है। पहले देखते थे? हाँ, कभी कभार। तो किस तरह की फिल्में देखते थे? कोई फेमस, कोई फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, गाना, कोई लेखक? तो मतलब समझिए कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस, स्पाई या साइंस, इस स्पाई थ्रिलर वाली, और जैसे मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली मूवी अंग्रेजी की देखी वो थी द ग्रेट एस्केप, जो 1960 की बनी हुई मूवी है, 3 ऑस्कर अवार्ड्स विनर थी, जो एक रियल घटना के ऊपर है कि वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कैसे भागे थे सुरंग बना के लोग। तो अक्सर मुझे रियल घटनाओं वाली फिल्में जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पाई थ्रिलर, साइंस फिक्शन, तो साइंस में भी फिक्शन के बजाय रियल क्यों? फिक्शन तो फिर लगता है फिक्शन ही फिक्शन हो गया, उसमें क्या है। अब तो नहीं टाइम मिलता होगा? अब तो बहुत कम समय मिलता है। तो ओटीटी वगैरह नहीं देखते हैं? कभी कभार थोड़ा बहुत मौका लगा तो देख लिया, मगर अब ओटीटी में एक बहुत प्रॉब्लम ये आ गई है, भाषा और अभद्रता बहुत बढ़ गई है। अब सरकार प्रयास कर रही है इसके ऊपर। अब ये कि अगर सीधा नियंत्रण करेंगे तो कहेंगे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर नियंत्रण। तो अभी सरकार का ये कहना है कि आप लोग अपने आप एक मैकेनिज्म बनाइए, जैसे आप मीडिया में ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, इस ढंग का एक प्लेटफॉर्म बनाइए जो तय करे कि नहीं है। अब नहीं करेंगे तब देखा जाएगा। तो खाली टाइम में क्या करते हैं फिर? खाली टाइम ही बहुत कम मिलता है। कुछ तो करता है आदमी जब थक जाता है, फिर बोर भी हो कभी जाता है। मौका मिलता है तो मुझे लगता है जैसे कभी इस ढंग के चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, ये देखते हैं, डिस्कवरी साइंस, हिस्ट्री, इस ढंग के चैनल्स कभी कभी देखते हैं। गाने वाने का शौक नहीं है सुधांशु जी? गाने में तो कोई बहुत वो नहीं है। कभी ट्राई तो किया होगा नहीं, गाने में लिखने तो का, कविताएं? कविता थोड़ा बहुत। तो आपने कभी कुछ लिखा है? कभी हाँ, शुरू में लिखते थे। तो कुछ याद है, कुछ अब सुनाना इस चाहेंगे? समय तो जो इतना आपने- याद नहीं है। जो जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो कुछ एक कविताएं लिखी भी थी। अच्छा, तो दोस्तों में सुनाई थी? मगर वो थोड़ा दोस्तों को इसलिए बहुत बढ़िया नहीं लगती थी क्योंकि वो गंभीर विषयों के ऊपर होती थी और उसमें मैं काफी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता था। अच्छा, तो दोस्त वगैरह फिल्मों वगैरह में ज्यादा रहते होंगे? तो वो सब मानी बात है कि उस आयु वर्ग में फिल्मों में ज्यादा। तो आपके स्कूल कॉलेज के जो दोस्त थे वो आज तक टच में हैं या? हाँ, बहुत से लोग टच हैं में अभी भी? बहुत से लोग टच में। आज भी उनसे दोस्ती है? हाँ बिल्कुल, कभी या कभार अब दोस्त बदल उतने गए? नहीं है, मगर कई लोग ऐसे हैं जो लगातार टच में हैं। या फिर अब दोस्त बदल गए हैं? नए दोस्त भी तो बन जाते हैं स्कूल कॉलेज देखिए, के एक और बात भी होती है कि मैं स्पेसिफिक पूछ लूं, राजनीति में कौन से दोस्त हैं आपके? देखिए क्या होता है, मैं एक बात कहूँ, जो स्कूल कॉलेज की दोस्ती होती है वो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वो बगैर प्रयोजन के होती है। उसके बाद जो जो आप व्यावसायिक जीवन में आते जाते हैं तो फिर प्रयोजन आधारित मित्रता होने लगती है। अब उनमें से कुछ एक मित्र होते हैं जिनसे आपकी आत्मीयता हो जाती है, मगर ये आप भी मानेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में जो दोस्ती है वो दोस्ती है अनकंडीशनल होती जिसमें कि उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। बाद में वो कहीं ना कहीं इस ढंग के एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रिलेशनशिप में सारे रिलेशंस तब्दील होने लगते हैं। बहुत बढ़िया सुधांशु जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मुझे पता है हमारे दर्शक भी आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानना चाहते होंगे कि सुधांशु जी टीवी पर तो राजनीतिक बातें बहुत करते हैं लेकिन कैमरे के पीछे कैसे हैं। उनको भी बहुत सारी नई बातें आपके बारे में आज पता चली होंगी। हमारी तरफ से वैसे आपको आपने कहा हाँ। कि मूवीज के बारे में, तो मैं एक चीज मुझे और ध्यान आया, कभी कभी मन में आया कि मूवीज के अंदर जो मैसेजिंग है वो समाज पे बहुत भयानक प्रभाव डालती है और आज की पीढ़ी को इसे समझने की जरूरत है। जैसे आप याद करिए, हम लोगों ने बहुत बचपन में देखी थी मूवी पूरब और पश्चिम। उसका क्या मैसेज है? एक पॉजिटिव मैसेजिंग है। उपकार एक पॉजिटिव मैसेजिंग है। 70 और 80 के दशक तक फिल्मों में अगर आप देखेंगे, इवन 90 के दशक तक,
प्रिवेल क्या करता था? मॉरल वैल्यूज एंड मॉरल करेक्टर। और उसके बाद क्या होने लगा? केवल मार धाड़ और मसाला, एंटरटेनमेंट। तो इससे आप कह सकते हैं कि आप मूल उद्देश्य से कहीं भटक गए। तो वो जरूरी है कि आप मनोरंजन के साथ साथ सार्थकता और सही दिशा की तरफ भी रहें। सुधांशु जी, बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अभी चुनाव भी आने वाले हैं, अभी संसद में भी हो सकता है कि एक आध सत्र और हो। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार क्वालिटी।